वेलकम टू आई एस नाउ। तो आज हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021 के पेपर 2 यानी कि सीसैट के क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 80 तक का एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 में पैसेज दिया हुआ है। इट आस्क्ड दैट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का मुख्य बिंदु क्या है जिसके बेसिस पे ये पैसेज लिखा गया है। तो ये पैसेज में यदि हम देखें तो उसमें दिया है कि गुड और बैड हम आपस में मान नहीं सकते कि ये सही है और ये गलत है। हर इंसान अपने तरीके से अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए गुड और बैड का लेबल मतलब इस्तेमाल करता है। ठीक है, और वो अपने एडवांटेज के लिए करता है। ठीक है, दैट फिर ईच वन लास्ट वाली में लाइन है, ईच वन होल्ड्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट यदि sin cannot be conceived in natural state but only in a civil state। यदि सिविल स्टेट में एक कॉमन कंसेंट हो जाता है कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल करता है टू द स्टेट। तो यानी कि पूरे पैसेज में देखें तो यही दिखा रहा है ना कि स्टेट हो गया है तभी ये गुड और बैड का मतलब कंसेप्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। नहीं तो फिर अपने तरीके से हम लोग यूज करते रहते हैं। ठीक है, सेकंड वाला है, तो ये सही हो गया। सेकंड वाला है, अनलेस ए रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड एज टू व्हाट इज राइट और रॉन्ग नो मैन वुड बी मोरली राइट। ऐसा नहीं है। ठीक है, हर कोई अपने अपने तरीके से सही होता है। हम जस्ट एग्री करते हैं कि ये सही है और ये गलत है एक स्टेट में। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर मैन इज इनहेरेंटली इमोरल एंड सेल्फिश इन अ नेचुरल स्टेट। ऐसा नहीं दिया है, बस ये दिया है यहाँ पे कि मैन अपने फायदे की चीजें देखता है। दैट डजंट मीन कि दैट मैन इज इनहेरेंटली इमोरल और सेल्फिश, है ना। तो इसके लिए ये भी रॉन्ग होगा। फिर द आइडिया ऑफ व्हाट इज रॉन्ग राइट और रॉन्ग इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा रहता तो फिर नेचुरल स्टेट ही क्यों रहता, है ना। फिर तो इसलिए वो ए इज करेक्ट। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। दिस इज अबाउट द रैशनल प्लॉसिबल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन बताना है इस पे। तो ये दिया है, टू मच ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। यदि हम पूरे पैसेज को पढ़ लें तो ये ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। इट टॉक्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन, इट प्रोमोट्स ग्लोबलाइजेशन नॉट डिमोट्स इट। ठीक है, तो ये प्रमोट करता है कि ग्लोबलाइजेशन और लेके आओ। ऐसे ये नहीं कहता कि ग्लोबलाइजेशन को डुबो दो, उसकी तरफ जाओ ही ना। ठीक है, तो ये उल्टा दिया है इसमें फर्स्ट वाले में। तो वन विल बी इनकरेक्ट एंड यू गेट द आंसर सी। बट देन ऑल्सो अब नेक्स्ट भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर। तो यस, ये टेक्नोलॉजीज हैं कि ड्राइवरलेस कार है डबलिंग में, तो कौन डिसीजन लेगा? आयरिस की गवर्नमेंट, यहाँ पे ओरिजिनल कोड राइटर लिखा हुआ है आयरिस की गवर्नमेंट, जहाँ पे कार बना हुआ है, या फिर कार का ओरिजिनल कोड राइटर जो कि कैलिफोर्निया में यूएस में, या फिर उसका प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो कि हैदराबाद में है इंडिया में। तो किसको रिस्पॉन्सिबल आप करोगे? और कौन मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये इसने बनाया है या इसने नहीं बनाया करके। ठीक है, तो डेट इज वाई ये ब्लर तो कर रहा है ना, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में है। एक यहाँ पे एक आयरिस है, एक सपोज यूएस है, एक यहाँ पे इंडिया। तो ये यहाँ से ऐसे चलते जा रहा है, इतना बड़ा है। ठीक है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंगली ब्लरिंग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स। तो ये इकोनॉमिक बॉर्डर्स ही हो गया ना हर कंट्री का, इसीलिए ये वाला सही हो गया। फिर इनोवेशन एंड कैपिटल हैव इम्पिन द ऑन द डोमेन ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही बात है ना। ये यदि हम पूरा पढ़ लें कि द मोरल क्वेश्चन ऑफ हाउ अ ड्राइवरलेस कार विल डिसाइड बिटवीन हिटिंग अ जे वॉकर एंड सॉइंग अ डैमेजिंग कार हैज ऑफन बीन डिबेटेड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स भी है और सिंपल भी है। ठीक है, तो कितना ज्यादा है कितना कम है ये सब बता रहा है। ठीक है, तो अब ये स्टेट तय करता है ना, पर स्टेट इसमें कहाँ पे आएगा, कौन सा स्टेट? ठीक है, यही इसका मतलब है। तो दैट इज वाई थ्री विल ऑल्सो बी करेक्ट। देन फॉर पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई। अगेन पहले वाले का ही यहाँ पे दूसरे तरीके से दे दिया है। ठीक है, कि ये भी डिमोट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को, जबकि पैराग्राफ प्रमोट कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, मतलब पूरा ही प्रमोट नहीं कर रहा है, बट एक एजम्पशन मान सकते हैं कि इट इज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नॉट इन्फरिंग। तो इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा पर प्रोमोटिंग में आ जाएगा एजम्पशन में कि यस इट्स प्रोमोटिंग। तो फिर जियोपॉलिटिक्स विल हैव टू रिकंसाइल टू मेनी एम्बिग्यूटीज एंड अनसर्टेनिटीज। यही वाला है कि एग्जांपल है कि डबलिन में कार बनी है, डबलिंग में कार है, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? आयरिश गवर्नमेंट होगी, या फिर कार का ओरिजिनल कोड राइटर जो कि कैलिफोर्निया यूएस में है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर जो कि हैदराबाद में है इंडिया में। ठीक है, तो डेट इज वाई ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 3 5
सो सी इज द आंसर। फिर मूव टू नेक्स्ट, बैंक्रप्सी के बारे में दिया है कि इसमें से मोस्ट लॉजिकल और रैशनल क्या है। तो ये पहले दिया है कि लेंडिंग बाय बैंक शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पूरे पैसेज में मॉनिटरिंग का कुछ बात नहीं किया है ऐसे, और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है। देन इंक्रीजिंग रेट्स शुड बी केप्ट लो सो एज टू इंड्यूस बैंक्स टू लेंड मोर, प्रमोट क्रेडिट ग्रोथ एंड देयरबाय बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये वाला पार्ट इनकरेक्ट है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये यहाँ पे बात नहीं करी गई है, पर ये वाला सही है कि लेंड मोर, प्रमोट क्रेडिट ग्रोथ एंड देयर बाय बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, पूरे पैसेज को यदि हम पढ़ लें तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात नहीं की है कि कितना इंटरेस्ट रेट रखना है। फिर merger of many banks into a few large banks alone is the long-term solution to make them viable and prevent their bad performance। अब यहाँ पे नेशनलाइजेशन और उसके एक साथ में उनको जोड़ने की बात नहीं की गई है कि उनको कहीं सब्ज्यूम कर लिया जाए एक ही बैंक में। 10, इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर बैड लिंक्स प्रॉब्लम्स। तो हम देखें यहाँ पे तो पहले ही दिया है कि इन आईबीसी जो कोड है वो एनपीए को कंट्रोल करने में मदद करेगा, लेकिन इसकी रिजोल्यूशन काफ़ी कम है स्पीड में एनसीएलटी के द्वारा। लेकिन जो कोड है वो फ्यूचर क्रेडिट साइकिल को क्लीन अप करने में बैंक के हेल्प करेगा, कि जो बैंक की बुक्स है, बैंक बुक्स इन द सेंस क्रेडिट और डेबिट वाला सीन, कि इधर क्रेडिट का होता है और इधर डेबिट का होता है, लेफ्ट और राइट वाला। ठीक है, तो उसको क्लीन करने में मदद मिलेगा। लेकिन रिकैपिटलाइजेशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मतलब रिकैपिटलाइजेशन और पैसे उसमें इन्वेस्ट किए गए, तो वो कैपिटल क्वेश्चन ऑफ बैंक्स को और मतलब बढ़ा देगा, मतलब उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा, ताकि वो और डेवलप कर पाए अपने आप को, लैंड और ज़्यादा लोगों को उधार दे पाए एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट कर पाए। क्योंकि जब समवन टेक्स द लोन तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, करेगी। ठीक है, और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर मनी मल्टीप्लायर वगैरह जो भी है। तो ये, लेकिन बैड डेट रेजोल्यूशन एंड रिकैपिटलाइजेशन आर ओनली पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एज दे। ठीक है, यही यहाँ पे ये वाला गलत हुआ था, सी वाला। तो कैन डू वेरी लिटिल टू रेन इन रेकलेस लेंडिंग, तो रेकलेस तरीके से जो लेंडिंग करी जा रही है विदाउट थिंकिंग कि इसके परिणाम क्या होंगे या इसको वापस कैसे करना है। तो यही है कि अनलेस देयर आर सिस्टेमिक रिफॉर्म्स, तो सिस्टम में रिफॉर्म जरूरी है, दैट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनसस्टेनेबल लैंडिंग। अनसस्टेनेबल लैंडिंग मतलब कोई वापस कर नहीं सकता फिर भी वो ले रहा है या ले रही है। ठीक है, फ्यूचर क्रेडिट साइकिल विल कंटिन्यू टू स्ट्रेस द बैंकिंग सिस्टम। तो जब तक ये नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहेगा। तो दैट इज वाई रिक्वायर्स द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, यही है कि सिस्टेमिक रिफॉर्म्स लाने हैं अनसस्टेनेबल लैंडिंग को रोकने के लिए। तो यही है, सिस्टेमेटिक रिफॉर्म्स लाने, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने। ठीक है, तो डी इज करेक्ट। फिर मूविंग टू नेक्स्ट, ये काफी छोटा पैसेज है। तो ये बोला है कि इनहांस द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड एनी वन विंग ऑफ सच मैक्रो पॉलिसी मॉनेटरी और फिजिकल कैनॉट इंडिपेंडेंटली वर्क विदाउट एक्टिव सपोर्ट ऑफ अदर। मतलब दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक साथ ही चलना होगा। ठीक है, एक साइकिल है या बाइसिकल है। ठीक है, तो दोनों पहिए एक साथ चलेंगे तभी चल हो पाएगा। ठीक है, एक चलेगा तो नहीं चल पाएगा मामला। ठीक है, तो दे आर बोथ इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और कहें तो दे आर बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर है एक तरीके से। ठीक है, तो यही है कि कैनॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। सही है। सेंट्रल बैंक क्यों? सेंट्रल बैंक क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी देखेगा, और जो गवर्नमेंट है वो फिजिकल पॉलिसी देखेगी। ठीक है, यही है यहाँ पे मॉनेटरी और फिजिकल का मतलब ये होता है ना कि फिजिकल जो है वो गवर्नमेंट देखती है, मॉनेटरी जो है वो बैंक देखता है। इन केस इंडिया इट्स आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट्स, ये नहीं दिया हुआ है। फिर मार्केट्स इकोनॉमी इज नॉट कंपेटेबल विद सोशलिस्टिक पॉलिसी की बात नहीं की गई। फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, तो ये ऐसा कुछ नहीं दिया। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये दिया कि फास्टेस्ट रन स्कोरर कौन है। अच्छा, तो टेस्ट में 2 इनिंग्स होती हैं, दो जो डोंट नो। ठीक है, वैसे तो नहीं पता ही होगा पर फिर भी। सो 2 इनिंग्स होते हैं, दोनों में वो खेल सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग। तो ये है कि प्लेयर जो है उनके पहले इनिंग्स में कितने रन हुए और कितने बॉल्स उन्होंने फेस करे, फिर दूसरे इनिंग्स में कितने रन हुए और कितने बॉल फेस करे, ये लिखा है। तो फास्टेस्ट रन स्कोर पता करने के लिए हमें स्ट्राइक रेट को पता करना होगा। तो स्ट्राइक रेट क्या होता है? स्ट्राइक रेट ये होता है कि हर 100 बॉल में कितने रन बन जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉल्स, अरे नंबर ऑफ रन अपॉन नंबर ऑफ बॉल्स इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन यूजुअली एक डेफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ 100 में से 100 बॉल पे कितने रन बन जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे और फिर इसको और इसको ऐड करेंगे, और ये जो ऐड किया है उसको डिवाइड कर देंगे इससे।
तो पता चल जाएगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही किया है यहाँ पे कि 61 और 14 को ऐड कर दिया ये वाला, एंड देन 99 और 76 को ऐड किया इसमें, देन 5 और 50 को ऐड किया, एंड यहाँ पे 12 और 85 को ऐड किया, ऐसे करके चारों को ऐड किया है। तो ये अपना सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। एंड इसको हम लोगों ने यदि डिवाइड करा और उसके बाद मल्टीप्लाई करा 100 से, तो आप कैंसिल करो ऐसे, ठीक है। तो यदि ये किया तो ये 42.85 आ रहा है, ये 56 आ रहा है, ये 28 और ये 23। वैसे भी देखने पे भी लग रहा है यहाँ पे कि 5 बॉल में 50 रन, तो 55 बॉल में 97 रन, ठीक है। तो यही बड़ा लग रहा है, वैसे भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 75 175 तो अबाउट 2.5 का फासला आ रहा है ना, अबाउट अबाउट 2.5 यानी कि 40 के आसपास आना चाहिए। 75 अपॉन 175, 70 इंटू 210 आता है ना, तो 40 के आसपास आना चाहिए मामला। देन यहाँ पे 55 अपॉन 97, तो ये खुद ही 50% के ऊपर जा रहा है ना। 55 अपॉन 100 भी ले लें, या 50 अपॉन 100 भी, 50 अपॉन 100 भी ले लें, तो भी 50 के ऊपर ही जा रहा है। तो ये सॉल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं है, आप वैसे भी मार्क्स कर सकते हो। तो डेट इज बाय 50 के ऊपर ये है। फिर ये दूसरा वाला 35 अपॉन 125, तो ये तो 1/4 के भी नीचे है काफी, ठीक है। तो फिर और ये तो 25 अपॉन 104, तो 4 के नीचे, 25 के नीचे आएगा। तो ये, तो इस तरीके से बी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो डेट इज वाई बी विल बी आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट, ये एक कुछ गिवन स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें बोला है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो मान लेते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 100 है, जो भी है ना 100 है, ठीक है ना, वट एवर गिवन हैज बिन गिवन, वट एवर इंफॉर्मेशन हैज बिन गिवन हेयर, तो उसके जो वैल्यू है वो 100 है, स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस भी 100। एक विलेज में सपोज 100 लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 1/5 हाफ ऑफ द विलेजेस ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेस। तो 100 लोग हैं, उसमें से 50% के पास उनके खुद के घर है, तो 100, हाँ 100 का आधा कितना होगा 50, चलो 50 लिख दिया। फिर 1/5 कल्टिवेट पैडी, तो 1/5 लोग धान उगाते हैं, ठीक है। तो 1/5 कितना हो गया 100 का, 1/5 इंटू 100, तो 100 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 20 आता है, 20 इंटू 5 100, तो इसके लिए 20 लोग धान उगाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर इलिटरेट, तो मान लो 100/3 करोगे तो कितना आता है 33.33। अब यहाँ पे 0.33 बोलोगे कि लोग पॉइंट में तो रहते नहीं है, पर यहाँ पे गिव नहीं क्या है कि 100 ही लोग रहते हैं, है ना, मान रहे हैं ना ऐसे। वो 999 भी हो सकते हैं, या 99 भी हो सकते हैं, या 102 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो एक तरीके से मान लेते हैं, तो 33 हो गया ये, ठीक है। तो यानी कि 33 पढ़े लिखे हो गए, ठीक है। तो इलिटरेट जो कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उनकी संख्या कितनी होगी 66.66, मतलब 66 के आसपास, ठीक है। आप ये चाहिए तो कैंसिल भी कर सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। 4/5 ऑफ द विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। 4/5 कितना होगा 4/5 इंटू 100, ठीक है। तो 100/5 20 किया ही था, 20 इंटू 4 कर दो तो 80, इसके लिए 80। अब ये बोला है कि ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेज आर लिटरेट, ठीक है। तो 50 लोग के पास घर है, और ये तो दिया है कि 33 लोग ही लिटरेट है, तो किधर हो रहा है सही, ठीक है। तो डेट इज वाई ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट, तो यस 80 विलेजर्स हैं अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज, है ना, 80 विलेजर्स हैं, और इसमें से बोला है सम, ठीक है। तो 20 मानो कि लिटरेट, मानो 20 के 20 जो 25 ऊपर वाले रहेंगे वो लिटरेट है, फिर भी बचे तो 13 बचे ना, 13-14 लोग बचे हैं जो कि लिटरेट हैं अंडर 25। तो ये बोला है कि सम, तो सम में तो एक भी आ जाता, दैट इज वाई ये करेक्ट हो जाएगा। फिर सी वाला भी देख लेते हैं एक तरीके से। सो ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट, ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट। तो यहाँ पे दिया 20 लोग हैं, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी है बाकी 80 भी हैं, क्या पता वही लिटरेट हो, ठीक है। और हाँ भी पूछा 10, तो वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट। फिर नो विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज हैज हिज ओन हाउस। अब ये 25 ईयर्स एज वाला अंदर वाले 80 लोग हैं, और 100 के पास 50 के पास घर है, तो मानो अ, जो 25 के ऊपर एज वाले रहेंगे वो 20 है, ठीक है। मानो 20 के पास घर है, तो भी बचा 30, और 30 में से 80 में से 30 गया, यानी कि 30 के पास तो घर होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो डेट इज वाई बी विल बी आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लास्ट डे ऑफ द मंथ इज अ वेडनेसडे, एंड लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि 14th
जो डे है वो 14th को, एक महीने का 14th को कौन सा डे पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो, लास्ट डे ऑफ द मंथ इज अ वेडनेसडे, यदि ये सिर्फ पता चल जाए तो क्या आप ये पता कर पाओगे कि 14th उस महीने का 14th को कौन सा डे था? नहीं कर पाओगे ना। अभी जैसे अप्रैल है, ठीक है, तो अप्रैल का लास्ट डे ऑफ द मंथ क्या हो रहा है? संडे हो रहा है, ठीक है, 30 अप्रैल को संडे पड़ रहा है। तो आप इससे थोड़ी पता लगा पाओगे कि 14th को क्या है। मानो पता चल भी गया कि मानो चलो लास्ट डे ऑफ द मंथ, एक तो गिवन नहीं है ना कौन सा मंथ है। मानो आप अप्रैल ले लो, तो अप्रैल का लास्ट डे कितना पड़ता है? लास्ट डे संडे को पड़ता है। अब इसका 14th कब पड़ता है? फ्राइडे को, है ना। फ्राइडे 16 डेज हैं, 14 तो 2 और डेज आएंगे, 2 माइनस कर दो, तो फ्राइडे को पड़ता है। ओके, बाकी संडे पड़ता है 30 को, तो यहाँ पे 14 को फ्राइडे पड़ रहा है। लेकिन मार्च वाला देखें तो मार्च में लास्ट डे फ्राइडे था, और इसमें फिर 14th कब पड़ेगा? ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे मार्च में पड़ रहा है, फिर फ्राइडे और अप्रैल में पड़ रहा है, तो अलग अलग महीने में अलग अलग पड़ेंगे ना। तो ये बताया भी नहीं है कौन सा मंथ है, कुछ नहीं बताया, तो इसीलिए ये वाला तो गया पहले, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन एलोन वाला पहले जाएगा, फिर बोथ वाला भी जाएगा फिर, क्योंकि इसकी यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, 50-50 आ गया। थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे, ठीक है ना सर। थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज द 17th डे, ठीक है। तो थर्ड सैटरडे 17th को है सपोज, ठीक है, ये बोला है 17th, थर्ड सैटरडे 17th को है। तो थर्ड सैटरडे को 17th है, यानी कि 17 और 14, 3 का फासला है, 3 डे डिफरेंस है। तो 3 दिन और पहले आ सकते हो। तो सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर थर्सडे, फिर वेडनेसडे, तो 14 को वेडनेसडे पड़ेगा, 14th को, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है, ओके, 17th थर्ड सैटरडे को है। तो अपने को थर्ड से मतलब नहीं है यहाँ पे, सैटरडे है ना, ठीक है। 17th डे को सैटरडे है, तो 14th को क्या है? 3 दिन और माइनस करो, सैटरडे से फ्राइडे, फ्राइडे टू थर्सडे, थर्सडे टू वेडनेसडे, तो 14 को वेडनेसडे पड़ेगा, ये पता चल गया। आंसर नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि क्या इससे हम पता लगा सकते हैं, तो बिल्कुल पता लगा सकते हैं, तो डेट इज वाई बी विल बी करेक्ट। फिर अभी आ गया, विच डे इज 10th अक्टूबर 2027। अब आज तो ये डिफिकल्ट लग रहा होगा क्वेश्चन, बिकॉज वी आर सॉल्विंग इट टुडे, ओके। लेकिन अब ये जिस दिन पेपर था तो उस दिन 10th अक्टूबर ही था, और 2021 था, ठीक है। और 10th अक्टूबर 2021 को पेपर तो पता ही है संडे को होता है, ठीक है। तो उस दिन का आपको पता है कि संडे हो रहा है, तो संडे ऑन 10th अक्टूबर 2021। और ये पता है कि हर नॉन लीप ईयर में, जो कि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो उसमें +1 जुड़ते हैं हर जितना हम आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। और यदि लीप ईयर हो जाता है तो +1 और जुड़ जाता है, यानी कि +2 डेज जुड़ता है। तो नॉन लीप ईयर में +1, और लीप ईयर में +2 डेज, ऑड डेज, ठीक है, वो जुड़ जाते हैं। तो 2021 के बाद क्या आ रहा है? 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 10th अक्टूबर 2027 तक जाने के लिए, ठीक है। तब इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, लेकिन 2 तो 2024 तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर ये 1, फिर ये भी 1, और ये भी 1, तो कितने हुए? 1 2 2 4 5 6 7, 7 हुए। 7 ऑड डेज, तो कितना होंगे इसमें? 7/7 0 ऑड डेज, तो यानी कि संडे ही होगा, है ना। और यदि आप 7 दिन और जोड़ भी दो तो भी संडे आता है, लेकिन यहाँ पे 7/7 कर दो, क्योंकि ये इजी हो जाता है सॉल्यूशन। तो 7/7 कर दो, तो है ना, 7/7 बोल रहा हूँ, 7 - 7 कर दो, तो ऑड डेज मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, जो भी बचता है तो वो होता है ऑड डेज। तो 7/7 - 7 कर दो तो 0 होता है, तो जो दिन था वही दिन रहेगा, यानी कि संडे ही रहेगा, दैट इज वाई ये विल बी करेक्ट। फिर ये है सम ग्रीन्स आर ब्लूज, तो हमने कर दिया सम ग्रीन्स आर ब्लूज, तो कुछ ग्रीन है, ये ब्लू है, ठीक है। और ये दिया सम ब्लूज आर ब्लैक्स, तो कुछ ब्लू है वो ब्लैक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, ये ले लेते हैं, तो ये नहीं लेना है जब तक बताया ना हो, ग्रीन का कुछ नहीं बताया ना, तो लास्ट वाले में लेते हैं। फिर कंक्लूजन 1, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स नहीं दिया ना, है ना, कहाँ दिया है? ये इधर ब्लैक इधर है तो ब्लू होता तो मान लेते, तो इसके लिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देन सम, अरे ये वाला किधर से, ये तो स्टेटमेंट है, ये वाला तो गलत हो जाएगा फिर, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स,
नो ग्रीन इज ब्लैक। ठीक है, अब ये नो ग्रीन तो एक चांस तो रहता है ना कि क्या पता इधर हो, पर फिर भी मान लेते हैं। तो इसके लिए दो वाला तो मानो कि सही हो गया एक तरीके से। ठीक है, नो ग्रीन इज ब्लैक, ग्रीन यहाँ पे है, ब्लैक इधर है, तो मानो नो ग्रीन इज ब्लैक। ओके, तो ये वाला मानो सही हो गया। फिर ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक्स, ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक्स नहीं है ना, कोई भी नहीं है, तो इसके लिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स अलग है, ये भी करेक्ट। टू ओनली कंक्लूजन राइट है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिया नहीं है ना। और नो ग्रीन इज ब्लैक भी नहीं बोल सकते एक तरीके से, बिकॉज ये यदि यहाँ पे चला गया है ना, या फिर यहाँ पे चला गया, दिया तो है नहीं ना, या फिर यहाँ पे चला गया, तो दोनों ही केस में ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए फिर नीदर वन नीदर टू नीदर थ्री नीदर फोर, कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है, तो इसके लिए ये वाला सही हो जाएगा अपना फोर्थ। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, सीक्वेंस क्या है देखो, 2 7 22, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर यदि आप ये इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, और फिर इसको निकाल दो, तो अब इजी नहीं लग रहा है। 2 22 202 1822, इसमें क्या है, लास्ट वाले में 2 है, ठीक है, यूनिट प्लस 2 है, तो वैसे ही इसमें भी होना चाहिए, तो 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो यहाँ पे भी 7 होना चाहिए लास्ट में, यही है, दो सेट्स है। ठीक है, दो सिक्वेंसेस अलग अलग, 222 202 1822 एंड 767x। इसमें यदि दो दो लास्ट में है, तो इसमें भी 7 लास्ट में होने चाहिए, यूनिट प्लस रिपीट होनी चाहिए। अब इसमें से देखो किसमें लास्ट में 7 है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये वाला सही है, इसमें नहीं है, ये वाला गलत है, डेट इज वाई सी विल बी आंसर। वापस आ गए पैसेज पे। फिर reflects the central idea efficacy of universities would be better in online mode of conducting classroom tuition as compared to conventional method। अभी अलग है, यहाँ पे बोला है कि फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है कि वीडियो लेक्चर पहले ही अवेलेबल करा दिए और क्लास में सिर्फ डिस्कशंस होते हैं। आपने यदि हार्वर्ड का वो लेक्चर सुना हो जस्टिस का, ठीक है, माइकल सैंडल का, तो उसमें वो लेक्चर्स होते हैं सिर्फ, तो लेक्चर्स वहाँ पे बस क्वेश्चन प्रॉब्लम चल रहा होता है, उनको असाइनमेंट पहले ही दे दिया जाता है, उनको लेक्चर्स पहले ही दे दिए जाते हैं, उसमें बताने का क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वहाँ पे सिर्फ डिस्कशन हो रहा है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लिप क्लासरूम। ठीक है, तो घर पे सब असाइनमेंट असाइनमेंट करके आओ और यहाँ पे अपने डाउट्स पूछो, यहाँ पे डिस्कशन करो कि कैसा से क्या सही है क्या नहीं है, ये वाला फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है। देन दीज यूनिवर्सिटीज हैव मेड देयर वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल फ्री फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड, तो ये तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एक तरीके से एग्जांपल दे दिया तो। ठीक है, दे आर आल्सो एनकरेजिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंटीग्रेट दिस ऑनलाइन कोर्सेज इनटू देयर ओन पेडागोजी, पिकिंग अप पीसेस दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर देयर नीड्स एंड बिल्डिंग अ पैकेजेस अराउंड देम। तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा यूज कर सकते हो आप, फ्री में यूज कर लो अपने हिसाब से, और अपने कंटेंट को उसमें ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तो यही है कि सही है ना कि दोनों ही होने चाहिए। कन्वेंशनल मेथड को तो और प्रोत्साहित कर रहा है कि आप घर पे बैठे बैठ के उनको लेक्चर्स पढ़ा दो और यहाँ पे सिर्फ डिस्कशंस वगैरह लो, डाउट्स वगैरह लो, तो डेट इज ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बी, अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड इजियर एंड चीपर विदाउट डायल्यूटिंग द कंटेंट। सही बात है, अब यहाँ पे बेस्ट क्वालिटीज बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपको क्लासरूम के अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करा रही हैं, एंड वो कॉलेज को बोल रही है कि अपने कोर्सेज के साथ वो इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के साथ अपने हिसाब से, उसमें प्लस माइनस करके, उसमें कुछ और ऐड करके, उसके सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, उसको मिक्स करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सही है ना कि अवेलेबिलिटी ऑफ हायर एजुकेशन कैन बी मेड इजियर एंड चीपर विदाउट डायल्यूटिंग द कंटेंट। कंटेंट डायल्यूट भी नहीं हुआ और आपने चीपली प्रोवाइड भी करा दिया सबको हायर एजुकेशन को, तो दैट इज बी करेक्ट। देन सी, वी नीड नॉट इन्वेस्ट मच इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन हायर एजुकेशन एंड ये डेवलप बेटर ह्यूमन एंड सोशल कैपिटल। अगेन, जब तक टेक्नोलॉजी बढ़ी नहीं तब तक आप किधर से फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट लेके आओगे, वीडियो बना ही नहीं पाओगे आप, वीडियो बना के जाना चाहिए ना, तो वीडियो बनेगा ही नहीं बिकॉज यू डोंट हैव द सॉफ्टवेयर। तो टेक्नोलॉजी तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब आपके पास मोबाइल है नहीं, टैबलेट है नहीं सपोज, ठीक है, या लैपटॉप नहीं है, एंड यू वांट टू रिकॉर्ड अ लेक्चर वीडियो, कैसे करोगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना, लाइट चाहिए ताकि आप लैपटॉप को चार्ज करो। ठीक है, तो यू नीड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशूज। ठीक है, आपको एक रूम चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए जिसमें आप अच्छे से बैठ सको और लेक्चर्स बना सको या फिर लेक्चर्स पढ़ भी सको। ठीक है, तो दैट इज वाई ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस इन हायर एजुकेशन एज वेल एज कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड थ्राइव वेल। अब ये सेंट्रल आइडिया है नहीं, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी, ये सेकेंडरी टर्शरी में आएगा कि अच्छा ठीक है तुम्हें दो चार पैसे कमाने कमा लो। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दे वांट टू जस्ट देयर फोकस इज एजुकेशन, की एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो डी इज इनकरेक्ट। देन
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो बी वाला सही हो गया था। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है कि लॉजिकल और रैशनल इन्फरेंस कौन सा है। आवर सिटीज नीड टू हैव वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी। अब ये बात की है कि लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज आर इंक्रीजिंग बट वी हैव नॉट डेवलप्ड द सिस्टम टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। लेकिन हमारी सिटीज 65% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन फैसिलिटी नहीं है कि लोगों की नीड्स को कैटर किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि ये वाइटल है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड हमें सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना होगा सिटी प्लानिंग में, क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर विच मीट्स द नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये यहीं से पता चल जाता होगा आपको कि ये सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। इट टॉक्स अबाउट द सस्टेनेबल टाइप ऑफ इंटरवेंशंस। तो ये हो गया कि वेल डिफाइंड तो ये नहीं है। एवर इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी इज हिंड्रेंस इन ऑफ एफर्ट, नहीं बोल रहा है कि ये एसेट भी बन सकता है। अभी आप लाइबिलिटी बना के रख रहे हो, बट इट कैन ऑल्सो बी एन एसेट। देन सी वाला सही है, ये एग्जैक्ट यहाँ से जा रहा है, ये वाला। ठीक है, आर वाइटल टू आइडेंटिफाई। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट इज अ वायबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। ये अगेन बात नहीं की गई है। एक ये वे फॉरवर्ड हो सकता है, आप ये गेस कर सकते हो एक तरीके से, बिकॉज यदि हम सिटीजनरी को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ऑफकोर्स प्राइवेट भी आएगा, पर वो आप एज्यूम कर सकते हो एक तरीके से। ठीक है, इन्फ्लुएंस कंक्लूजन एंड ये सब नहीं निकाल सकते। ओके, फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, Jay and Vijay spent an equal amount of money to buy some pens and pencils of the same quality from the same store. If Jay bought 3 pens and 5 pencils, तो ये दिया है कि जय ने 3 पेंस खरीदे और 5 पेंसिल खरीदी, विजय ने 2 पेन खरीदे, 7 पेंसिल खरीदी, दोनों ने इक्वल खर्चे। तो बताओ कौन सा सही है। तो मान लो कि पेन एक्स है और पेंसिल्स वाई है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जय, तो 3x + 5y इक्वल टू जय एंड 2x + 7y इक्वल टू विजय। तो जय और विजय, और ये दोनों बराबर दी गई हैं, तो इक्वेट कर दो इनको यहाँ पे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लेके जाओ, 2x को यहाँ पे लेके जाओ माइनस करने के लिए, इसको यहाँ पे लेके जाओ 5y को। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू 2y। ठीक है, यानी कि पेन इज कॉस्ट डबल देन पेंसिल्स। तो यही है कि पेंसिल कॉस्ट मोर देन पेन, नहीं, डबल इसका अगल है, अलग है। देन प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ द पेन। अभी देखा x इक्वल टू 2y, प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल। यस, करेक्ट। देन प्राइस ऑफ पेन इज 3 टाइम्स, नहीं 2 टाइम्स, x इक्वल टू 2y। देन सी विल बी आंसर यार। ठीक है, देन यहाँ पे दिया है P स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन Q, मतलब एक Q है, P है, वो Q से 40 मार्क्स ज्यादा लेके आता है, और Q जो है वो P से 10% मार्क्स कम लेके आया है। यानी कि यही बोल रहा है ना कि ये 10% 40 होते हैं। ठीक है, अब ये इससे 40 मार्क्स कम लेके 10% मार्क्स कम लेके आया, या इससे 40 मार्क्स ज्यादा लेके आया, बात तो वही हुआ ना। तो 40 इक्वल टू 10%, तो 100% इक्वल टू कितना, 400। ठीक है, तो ये 400 किसके मार्क्स हुए, 400 P के मार्क्स हुए। ठीक है, तो Q के मार्क्स कितने हुए, उसमें से 400 में से माइनस कर दो 40, तो 360 हो गया। अब ये तो हुआ, चलो सॉल्यूशन से निकाल लेते हैं। अब लॉजिक से कैसे निकालेंगे इसे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये 10% है, यानी कि 11 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये 10% है। अब इसका 10% निकालोगे 38, तो ये कैसे निकल रहा है, 38 का 10% कितना आ रहा है, 380 का 10% कितना आ रहा है, 38, लेकिन यहाँ पे तो 40 दिया है, तो इसके लिए ये जाएगा। फिर 420, अगेन 420 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 42, यहाँ पे 40 दिया है, तो ये भी गया। देन 40 का 400 का 10% निकालोगे कितना आएगा, 40, तो 40 मार्क्स का डिफरेंस है, तो 440 कर दोगे तो 40 मार्क्स 10% का डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, एक तरीके से, और वो आएगा भी नहीं, तो दैट इज वाई ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर 360 इज द आंसर यार। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये दिया है कि जे ने बोला कि वाई यदि मेरे को 40 रुपए दे देता है तो वाई के पास उतने पैसे हो जाएंगे जितने उस जे के पास आधे पैसे हैं। ठीक है, यानी कि जे के पास 2 रुपए हैं, तो वाई के पास 1 रुपए हो जाएंगे यदि वो मुझे 40 पैसे दे देता है, 4 रुपए दे देता है, तो जो भी है ना। यदि वाई मेरे को एक्स को, यानी कि एक्स बोल रहा है कि वाई मेरे को यदि आधे 40 रुपए दे दे तो उसके पास उतने बचेंगे, उसके पास जेड जेड के पास जितने हैं उससे आधे बचेंगे। तो यानी कि एक्स के पास इनिशियल अमाउंट कितना है, x + 40,
वाई से वो 40 रुपये लिया। फिर देन वाई के पास कितने बचे, वाई माइनस 40, क्योंकि उसने एक्स को दे दिया। देन ये भी दिया है कि जेड के पास जितने वाई के पास है उसके आधे हैं, यानी कि वाई माइनस 40 इज इक्वल टू जेड अपॉन 2। ठीक है, अब इससे पता चल रहा है कितने हैं वैल्यू। अब इसको यदि यहाँ पे एक्स भी ले लो तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 40, अमाउंट ऑफ मनी विथ एक्स इक्वल टू कितना, जितना उसके पास था वो प्लस 40 रुपये। तब अमाउंट विथ जेड इक्वल टू जेड माइनस 40, और इसके पास अब सबके पास सेम मनी है, इक्वल अमाउंट है। अब इक्वालिटी पे लेके आएंगे तो वाई माइनस 40 इक्वल टू जेड अपॉन 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि वाई इक्वल टू जेड अपॉन 2 प्लस 40, यानी कि ये हो सकता है वाई इक्वल टू जेड माइनस 40। ठीक है, ऑल्सो 40 प्लस जेड अपॉन 2 इक्वल टू जेड माइनस 40। ये क्यों, क्योंकि ये वाई इक्वल टू जेड माइनस 40 हो गया, एंड देन ये पता ही था कि 40 इक्वल टू जेड प्लस 2, जेड प्लस 2 ये वाला, वाई इक्वल टू ये यहाँ पे यदि इस साइड लेके गया तो। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि 40 प्लस 40 लेके आ जाओ इधर, और जेड अपॉन 2 को इधर लेके चले जाओ तो हाफ जेड हो जाएगा, यानी कि 80 इक्वल टू जेड अपॉन 2। तो जेड इक्वल टू ये 2 को इधर लेके जाओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जेड इक्वल टू 2 इंटू 80 विच इज इक्वल टू 160। ठीक है, देन अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को, एक्स प्लस 40 इक्वल टू जेड माइनस 40, यानी कि एक्स इक्वल टू 160 माइनस 80 विल बी इक्वल टू 80। ठीक है, सो ये क्योंकि y माइनस 40 भी तो है ना, y एक्स प्लस 40 इक्वल टू वाई माइनस 40, तो इसके लिए फिर y इक्वल टू जेड माइनस 40, तो यानी कि 160 माइनस 40, यानी कि 120, तो यानी कि 80 120 और 160 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80 प्लस 120 प्लस 160 इक्वल टू 360। तो B is correct. Then in a code language, mathematics is written as this. So how is chemistry written in that code language? तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, तो ये ML AB, ठीक है, LM, फिर AB, फिर ST, फिर HI, फिर DE, फिर MN, फिर ZA, फिर TU, यानी कि एक प्लस किया है और एक माइनस किया है। यानी कि पहले क्या, पहले माइनस किया है, LM है ना, M से माइनस किया तब जाके L आया, और यहाँ पे प्लस कर दिया है A प्लस 1, तो यानी कि एक में प्लस किया है एक में माइनस किया है। तो पहले माइनस किया है तो C में से माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, C3 वैल्यू डिनोट करता है ABCD में, तो C माइनस 1 करेंगे तो B आ जाएगा। चलो फिर ये वाला कैंसिल हो गया एंड ये वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, देन चलो यहाँ पे आई डी तो ठीक है, आई डी ठीक है। अब ये तीसरे वाले में है, चौथे वाले में 1 2 3 4, अब फोर्थ वाले में क्या हुआ था, HI हो गया था। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट आया था, फोर्थ वाले में M के बाद क्या आएगा, N, है ना, नेक्स्ट ये आया था ना इसमें, फोर्थ में H के बाद I था आया था, तो यहाँ पे N आएगा M के बाद, डेट इज वाई यहाँ पे L है तो ये भी जाएगा, फिर ये वाला आंसर हो जाएगा। वैसे भी इफ यू वांट टू, मतलब आप ऐसे करना चाहते हो तो C माइनस 1 H प्लस 1, E माइनस 1 M प्लस 1, I माइनस 1 S प्लस 1, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। B विल बी आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ ईच अदर। अब क्लॉक बना लो एक, 7 बजे, 7 बजे का ये एकदम 7 के पास नहीं आता, थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, तो ये हो गया फिर सपोज। ठीक है, तो ये तो 180 कहीं से नहीं लग रहा, 180 के लिए हाफ सर्कल होना चाहिए 5 डिग्री। फिर यदि हम इसको 7 और 7 5 के बीच में ले लें तो ये कैसे भी ले लें ये नहीं आ रहा है ना, 7 5 पे भी नहीं आ रहा है, बिकॉज ये 7 5 जब 5 यहाँ पे रहेगा तो ये 1 पे रहना चाहिए, ये 7 पे नहीं रहेगा, थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा ना, 5 मिनट के लिए ये थोड़ा ओवर एंड और आगे बढ़ता है। फिर बिटवीन 7 5 एंड 7 10, ये देखो 7 5 और 7 10 के बीच में यदि ये 7 7 के आसपास जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली उतना ही बनाएगा। ठीक है, ये भी 1 और 2 के बीच में रहा, और ये 7 और 8 के बीच में रहेगा, तो ये यहाँ पे बना सकता है 180 डिग्री, तो डेट इज वाई डी विल बी आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट 90 क्वेश्चन 5 मार्क्स अलॉटेड फॉर एवरी, मतलब एक 90 क्वेश्चन के टेस्ट है, उसमें 5 मार्क्स प्लस है और 2 निगेटिव मार्क है, 2 मार्क्स, जैसे यूपीएससी में 2 मार्क्स प्लस रहते हैं और 2/3 1/3 निगेटिव रहते हैं 2 के, यानी कि 2/3 0.6। सी साइड वाले में 2.5 मार्क्स रहते हैं पॉजिटिव के, माइनस 1/3 कर देंगे। ठीक है, तो 0.833 समथिंग आ जाता है। यही है, ऐसा ही है कि +5 है और माइनस, गलत करने पे 2 मार्क्स कटेंगे, सही करने पे 5 मार्क्स मिलेंगे।
अब सबके सब किसी ने अटेंड कर लिया तो भी उसको 387 मार्क्स आ रहे हैं, तो कितने इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस हैं? तो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस प्लस करेक्ट रिस्पॉन्सेस इक्वल टू टोटल। तो इनकरेक्ट 9 है मानो, एक तरीके से मान लो कि 9 है। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का पेपर है? 19 टू 5 450। अब टोटल मान लो 9 इनकरेक्ट है, तो 81 करेक्ट हो गए। तो 81 इंटू 5 कर लो, 2 इंटू 9 कर लो, 2 निगेटिव मार्किंग। तो 405 माइनस 18 विल इक्वल टू 387। तो यही आंसर है यहाँ पर अपना। ठीक है, तो सही हो गया। अब बोलोगा कि नेक्स्ट भी देख लेते हैं हमें। ठीक है, हमें भी जानना है और भी, तो यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, बट इवन इफ यू वांट टू। अब 13 इनकरेक्ट है, तो 77 करेक्ट हो गए। तो 77 इंटू 5 करोगे तो 385 आ रहा है। ये खुद ही 387 से कम है। ठीक है, माइनस तो छोड़ दो, ये खुद ही 387 से कम है, तो ये जाएगा। अब इसके नीचे ये भी इतना भी कम है, तो ये तो और जाएगा, ये और जाएगा। ये मतलब लिटरली इट वॉज चेरी ऑन द केक। ठीक है, खाते पीटते ये क्वेश्चन हो जाता था। ठीक है, ए इज करेक्ट। देन यहाँ पे है कि कंसिडर द फॉलोइंग डिजिट्स, एडिशन प्रॉब्लम है। ये दिया है कि 3p प्लस 4p प्लस 3p प्लस pp इक्वल टू RQ2। ठीक है, वेयर पी क्यू आर आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है कि तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा ऐसे पॉसिबल सम्स का? तो ये दिया है कि p इज एडेड 4 टाइम्स ऑन LHS। यहाँ पे बोलोगे 5 टाइम्स, 6 टाइम्स है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस का हम ले रहे हैं सिर्फ ये वाला। ठीक है, Q2। देन 4 टाइम्स एडेड है, तो यदि हम p को 4 बार ऐड कर दें, ठीक है, किसी भी अंक का 4 बार ऐड करें, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे क्या रहना चाहिए? 3 और 8 रहना चाहिए, है ना? यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 रहेगा, तो 12 हो जाएगा। तभी यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी सपोज 8 रहा, 8 8 16, और 16 प्लस 16 32, तो भी यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि 1 1 1 1 करोगे तो 4 आएगा, 2 2 2 2 करोगे तो 8 आएगा। तो अपने को बस 2 चाहिए ना लास्ट में, तो 2 लाने के लिए हमें सिर्फ या तो 3 ऐड कर सकते हैं, नहीं तो 8 ऐड कर सकते हैं। तो यदि हम p के वैल्यू पे 3 लिख दो, तो ये ऐड करते हैं तो 142 आता है। ठीक है, और यदि p इक्वल टू 8 ऐड करते हैं तो ये 262 आता है। अब ये पूछा है कि अर्थमेटिक मीन बताओ ऐसे पॉसिबल सम्स का। तो 142 प्लस 262 अपॉन 2 कर दो, तो 4 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 202। तो ये 202 मार्क्स सही आ रहे हैं अपने। ठीक है, दैट इज वाई सी विल बी करेक्ट। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, पी क्यू इंटू आर इक्वल टू आर क्यू क्यू, वेयर पी क्यू आर डिफरेंट डिजिट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स है। अब देखो यहाँ पे क्यू क्यू सेम है, यानी कि सेम डिजिट रहना चाहिए। ठीक है, ये कैसे में मल्टीप्लाई कर लो, सेम डिजिट रहना चाहिए। अब ऐसे एक ही नंबर है, ठीक है, जिसके सेम नंबर होंगे। ठीक है, वो नंबर कौन सा है? 5 है। तो p इज इक्वल टू 8 मान लें, 85 करेंगे तो 255 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कर दोगे तो मानो 83 कर दोगे तो वो अलग आ जाएगा, है ना? वो 3 3 लास्ट में नहीं आते। ओके, तो डेट इज वाई यहाँ पे सिर्फ 5 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो आर इज इक्वल टू 2, पी इज इक्वल टू 8 एंड क्यू इक्वल टू 5, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, बिकॉज क्यू इक्वल टू 5 है, या हमने वो क्योंकि एक ही निकल रहा है, सेम डिजिट तभी होंगे जब 5 होगा। 5 5 जा 5 5 जा ऐसे करके 5 3 जा करेंगे तो। ठीक है, सो एंड यहाँ पे जब 8 हो ही गया, ठीक है, पी 8 हो ही गया, तो आर 2 हो ही जाएगा फिर। तो डेट इज वाई पी प्लस आर अपॉन क्यू कितना हो गया? 8 प्लस 2। ठीक है, ये आर की वैल्यू, पी प्लस आर है ना, तो पी 8 प्लस 2 अपॉन 5। ठीक है, तो 10/5 विल बी इक्वल टू 2। तो रिक्वायर्ड वैल्यू कितने हो जाएंगे? बी 2 ओनली। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब ये पैसेज दिया है डेमोक्रेसी के बारे में, एजम्पशन पूछा है। मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाई ऑन द मार्केट फोर्सेस टू एनेबल देम टू द वेलफेयर स्टेट्स। ये उल्टा दिया है, सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी। ठीक है, मास वेलफेयर कैन नॉट बी लेफ्ट इंटायरली टू द मार्केट्स। ठीक है, तो टेंशन चलती है मार्केट और डेमोक्रेसी के बीच में, ये एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं। तो डेट इज वाई 1 इनकरेक्ट। देन मार्केट्स इंश्योर सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसीज टू बी इफेक्टिव। अगेन यहाँ पे सिर्फ उनको मिलता है जिनके पास टैलेंट होता है, जिनकी स्किल्स होती हैं, जिनकी परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, यानी कि परचेजिंग पावर रहता है ना? और फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई काम करती हैं, जिसके पास जितना पैसा उतना वो सामान खरीद पाता है। तो अगेन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा।
देन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर नीडेड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सही है। सम पीपल नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दैट स्किल एंड टू डेवलप skills that markets demand. They are simply too poor or too handicapped, or skill formation takes too long. So by creating jobs, market may be able to even help even unskilled people, but capitalism has always witnessed burst of unemployment. तो यानी कि गवर्नमेंट को इसके लिए काम करना चाहिए। तो डेट इज वाई सी विल बी करेक्ट। वैसे भी 1 और 2 इनकरेक्ट हो गया तो बचा यही था। ठीक है, फिर नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया। तो स्कूल क्यूरिकुलम इज नॉट कंपेटेबल विद एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। अभी क्या दिया है कि हम उन्हें क्या पढ़ाते हैं, है ना? बट डू वी टीच देम अबाउट बिटर कास्ट डिवाइड दैट प्लेग्स द कंट्री, अबाउट द स्पेक्टर ऑफ फेमाइन दैट स्टॉक्स लार्ज पार्ट्स ऑफ आवर लैंड, अबाउट जेंडर सेंसिटिविटी? मतलब क्या हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं उन्हें? ठीक है। इक्वली इंपॉर्टेंट, क्या हम उन्हें ये भी पढ़ाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या उनको उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए, या सिर्फ हमें ये उनको ये बोलते हैं कि आप सिर्फ सुनो, हम जो बता रहे हैं आप सिर्फ सुनो, आप उसको करो, ग्रांट करो, और यू कैन जस्ट राइट एंड गिव द एग्जाम, यू कैन जस्ट पास। ठीक है, तो क्या हम उन्हें क्वेश्चन पूछना भी सिखाते हैं? नहीं सिखाते। ठीक है। फ्रॉम द कोकून वर्ल्ड ऑफ स्कूल, एक छोटा सा कोकून है। कोकून मतलब काफी प्रोटेक्टिव लेयर रहती है बाहर। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बाहर से अटैक नहीं हो सकता, कुछ चीजें नहीं हो सकती। और यदि वो वहां से वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्सिटी में चला जाए तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, काफी सारे आइडियाज आते हैं, इन्फ्लुएंसेस आते हैं, आइडियोलॉजीज आती हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, है ना? या फिर कुछ भी कल्चरल में भी कि ये वाला स्टेट अच्छा है, ये वाला स्टेट अच्छा है, या ये वाले इंसान अच्छे हैं, ये वाले बुरे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। फॉर समवन हु हैज बीन डिस्करेज्ड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस एंड फॉर्मिंग ओपिनियन, दिस ट्रांजिशन कैन बी पेनफुल। तो जिसको सवाल पूछना ही नहीं आया, ठीक है, या जिसको बोला गया कि तू सवाल पूछना ही नहीं है तुझे, ठीक है, तो दैट दैट इज नॉट, तो वो काफी दर्दनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज वाई ये तो नहीं दिया। देन एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट डज गिव टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डज नॉट गिव, उल्टा दिया यहाँ पे। देन प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, ये भी नहीं है। वो तो कर ही रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा तरीके से निभा भी रहे हैं एक तरीके से, लेकिन क्या उन्हें क्वेश्चन सीखना सिखा रहे हैं? उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको चुनौतियों का सामना करना सिखा रहे हैं? तो नहीं है। टू बी अ बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर डिमांड सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स इन एडिशन टू एकेडमिक कंटेंट। एकेडमिक तो रहना ही है, लेकिन सोसाइटल एंड लाइफ कोपिंग स्किल्स भी चाहिए कि कैसे जिंदगी को जी लेना है। ठीक है, तो दैट इज वाई डी विल बी करेक्ट। फिर मूविंग टू नेक्स्ट, 3 पॉइंट्स है पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन पे। तो पी क्यू इज टू क्यू आर इक्वल टू 3 5। तो एन कितने पॉसिबल नंबर्स दे सकते हैं? अब मानो यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। ठीक है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो पी क्यू इज टू पी आर, है ना? पी क्यू और आर ऐसे भी हो सकता है ना? ठीक है, या फिर पी क्यू इज टू पी आर ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे क्यू हो और ये यहाँ पे आर हो, है ना? तो पी पी आर अपॉन पी आर माइनस क्यू। ठीक है, तो ये भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे दो वैल्यूज हो सकते हैं, है ना? मानो ये 3 है, ये 5 है, तो ये तो चलो फिर 5:3 हो जाएगा। 3 प्लस 3 इज टू 3 प्लस 5, यानी कि ये दोनों का एडिशन, यदि पी आर ये है तो। लेकिन यदि पी आर यही है ना, तो पी क्यू इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, एंड पी आर इज इक्वल टू 5 - 3, तो यानी कि 2, यानी कि ये वाला। तो दो वैल्यूज है ऐसे, 3:8 और 3:2, यानी कि दो सच वैल्यूज है। अब तीसरा हो नहीं सकता बिकॉज इसके एक ही स्ट्रेट लाइन बन सकती है इससे, तो डेट इज वाई बी विल बी करेक्ट। फिर चेस बोर्ड में कितने डिफरेंट वे से 6 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर्स चूज किए जा सकते हैं डायगनली, एक सिंगल पाथ से, है ना? स्ट्रेट पाथ से ऐसे डायगनली कितने चूज किए जा सकते हैं? ये वाला मानो हो गया, ठीक है, तो ये नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इससे कितने पाथ चूज किए जा सकते हैं? 6 कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर्स के, ये बोल रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो दो डायगोनल मान लेते हैं, हर में 8 स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें से 6 हमें सेलेक्ट करनी है। इसमें थोड़ा चेस का भी नॉलेज लगेगा, है ना? चेस बोर्ड का भी नॉलेज लगेगा। चेस बोर्ड नहीं पता है तो फिर शायद ना आए। ओके, सो लेकिन इसमें 8 स्क्वायर्स होते हैं 2 डायगोनल्स में, तो 6 इसमें से सेलेक्ट करना है। तो हम यदि एक 6 ब्लॉक को, यानी कि एक एक ही को सेलेक्ट करें, ये वाला मानो, सिर्फ ये वाला मानो सेलेक्ट करते हैं हम। ठीक है, तो फिर 3 प्लेसेस आर लेफ्ट।
ठीक है, वेयर वन कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो 3 बच गए क्योंकि 6 हो गए, बचे 3। तो और उसमें से एक सेलेक्ट करना है हमें। ठीक है, तो यानी कि 3 हुए और उसमें से एक सेलेक्ट करना है, तो कितने वेज में हो सकते हैं? 3C1 विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 फैक्टर, हाँ, माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फिर? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 ही। तो डेट इज वाई ऐसे 3 डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 2। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू 1। ठीक है, 1 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 3 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन 1 तो इक्वल टू 3। तो 3 ऐसे डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो ऐसे ये एक डायगोनल का है, मतलब सिर्फ ए इसका है। ठीक है, तो डबल इसका कितना होगा? 3 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 6, तो यानी कि 6 ऐसे हो सकते हैं। तो डेट इज वाई बी विल बी आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब ये तो मैंने ऊपर से लिख दिया टू द फॉर द अंडरस्टैंडिंग, लेकिन सपोज ये ए को ब्लू वाला जो लिखा है उसको निगेट करके आप देखो कि ये सीरीज है, इसमें से 6 ब्लैंक्स को चूज करना है, इसमें से कौन सा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले ब्लैंक को भर ही दो, पहले ऐसे लिखो और उसमें ये सारे के सारे भर दो ऑप्शन वाइज। ठीक है, सारे के सारे भर दिए। अब इसमें चूज करो कि कौन सा ऑर्डर रिपीट हो रहा है, बी बी ए बी बी, ए बी। तो फिर बी ए बी। अब यहाँ तक तो हो रहा था कि चलो दो है, दो बी है तो एक ए आ रहा है, यहाँ पे एक ए है तो दो बी आ रहा है, यहाँ पे एक दो ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं चल रहा है ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी बी ए बी, ए बी 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 ए बी, अब ये यहीं पे नहीं चल रहा है, दो आ गया है। फिर बी बी बी, है ना। तो यदि मानो यहाँ पे 4 ले सकते हो यहाँ पे, तो ये ऑर्डर रिपीट होता है, बी बी ए बी ए, है ना, मतलब नहीं हो पा रहा है। बी बी बी, ए बी, ए बी, ए बी ए बी ए बी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें भी। ठीक है, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन्वॉल्व इन दिस। सो फोर्थ वाला देखते हैं, ए बी बी, फिर ए बी, फिर ए बी बी, फिर ए बी, फिर ए बी बी, फिर ए बी, यानी कि ये सिर्फ रिपीट हो रहा है, ए बी बी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। वैसे ही ए बी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ऑड इवन चल रहा है, तो यानी कि ये सही हो रहा है, सिर्फ यही रिपीट हो रहा है, बाकी सब तो इनवैलिड है। तो डेट इज वाई डी विल बी करेक्ट। फिर ये पूछा है कि दो दो तीन 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 ऐसे 5 अंक हैं, इसमें से कितने डिस्टिंक्ट नंबर फॉर्म हो सकते हैं जो कि 3 से बड़े हों। अब 3 से बड़े होने हैं तो सबसे पहले 3 तो लिखना पड़ेगा लास्ट वाले पे, है ना। ये पोजीशन पे 3 रहना जरूरी है, 3 से बड़े चाहिए तो, नहीं तो 2 रहेगा तो फिर 2 3 से कम हो जाएगा, तो यानी कि एक गया। ठीक है, तो 1 गॉन, 1 नंबर इज गॉन, बचा कितना? 1 2 3 4, 4 अंक बचे। ठीक है, अब इसमें 4 अंक कितने टाइप्स के हैं? दो दो है और तीन तीन है, यानी कि 2 टाइप्स के हैं अंक। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ डिजिट्स आर देयर। तो कितने डिस्टिंक्ट नंबर हो सकते हैं? 4C2, और 4C2 का फॉर्मूला पता है अपने को, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2, और नीचे 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, अब 2 को 4 से डिवाइड कर दो तो 4 2 हो जाएगा, तो यानी कि 2 इज 2, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6, यानी कि 6 वेज। तो 6 वेज इज द आंसर। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। एक सम ऑफ द फोर 5 consecutive इंटीजर्स है, वो 100 हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कैसे लिखेंगे? मानो पहला वाला नंबर x है, तो x प्लस 1 ऐसे करते जाएंगे, x+5 तक, 4 तक। अब इसको ऐड कर दो, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 5x+10। x विल बी इक्वल टू कितना? 5x विल बी इक्वल टू 90, इधर इसको माइनस कर देंगे तो 5x इक्वल टू 90, तो x विल बी इक्वल टू कितना? 18। तो नंबर कौन कौन से? 18 19 20 21 22। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला ले सकते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये फॉर्मूला होता है कि 5 अंक चाहिए, तो n-2 n-1 n प्लस n+1 प्लस n+2, मतलब n n-2 n-1 n, फिर n+1 फिर n+2, ये 5 लगातार नंबर होता है। और 3 वाले चाहिए तो n-1 n और n+1, तो ऐसे करके वो ऑड इवन चलता रहता है। तो वैसे भी करें तो 5n इक्वल टू 100 आता है, n इज इक्वल टू 20, तो उसमें से -2 कर दो तो 18, -1 करो 19, +1 +2 करो तो 18 19 20 21 19। ठीक है, तो ये वाला सही हो गया। फिर लेट्स टेक 3 consecutive नंबर्स n-1 n+1 n+1।
तो ये नंबर तो बताया अभी कि 3 अंक चाहिए, तो n-1 n और n+1 आता है। तो ये क्या हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो नंबर है ये इसके मल्टीप्लिकेशन के सामने आते हैं। यही बोला है कि क्या प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। तो ये हम देखते हैं। तो 3n इज इक्वल टू n³ माइनस n। अब इसको आप लेके जाओ इस साइड में, ठीक है, n-n³ माइनस 2n इक्वल टू 0। अब n को साइड में रख दो, ठीक है, n³ माइनस n इंटू एन स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, तो -3 हो जाएगा ना, तो -3 माइनस n माइनस 4n, तो n³ माइनस 4n। अब n को बाहर रखो, n स्क्वायर, ताकि वो मल्टीप्लाई होगा तो n³ हो जाएगा और इसका 4n हो जाएगा, n स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 4। अब फिर इसका मतलब क्या है, या तो n इक्वल टू 0 होगा, या फिर n इक्वल टू -2 होगा, या n इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि n स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो अंडर रूट ऑफ 4 कितना हो गया, प्लस और -2। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर -2 तो हो नहीं सकता और 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, 0 होल नंबर है, तो 2 इज द नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन से है, 1, 2 और 3। तो यानी कि 1 + 2 + 3 करोगे तो 6 आता है, और 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे तो भी 6 आता है, तो नंबर सही है, तो सी इज द आंसर। फिर क्यूबिक वेसल ऑफ द साइड m1m इज फिल्ड विद कंप्लीटली विद वाटर। तो कितने मिलीमीटर ऑफ वाटर इसमें है, ठीक है, थिकनेस ऑफ द वेसल को इग्नोर करना है। तो चलो इसका कोई लेना देना नहीं है। तो 1 मीटर में पता है कि 1000 लीटर्स होते हैं 1 मीटर क्यूब में, ठीक है, क्यूबिकल वेसल है तो क्यूबिकल ही जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, ठीक है, तो 1 लीटर में पता ही है कि 1000 ml होता है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। वैसे ही किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ये जो हमने पिछले 2 या 3 लेक्चर्स में देख चुके हैं। ऐसे ही सवाल आए थे, वो डेसीमीटर और मिलीमीटर का था। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आ चुके हैं पीवाईक्यूज में, जो कि हमने सॉल्व करा है प्रीवियस वीडियोस में, यू कैन वॉच दैट। तो उसमें जैसे बताया था पूरा कि ये सिनेरियो होता है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और ऐसे ही लीटर लगा दो, या फिर, ठीक है, ग्राम लगा दो। वही है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml आता है। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना हुआ, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 1000 × 1000, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तभी पता चलेगा वॉल्यूम कितना है। तो ये इतना नंबर सब जीरो आ रहा है, तो इसमें जीरो काउंट कर लो और यहाँ पे सही जवाब लगा दो, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 जीरो है, यहाँ पे 6 जीरो है, यहाँ पे 5 है इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पे 4 है नहीं होगा, यहाँ पे तो 3 है, ये तो गलती से भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, 6 लोग हैं रोज में, एक इंसान को 3 के साथ हाथ मिलाना है, अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड्स विद 3 ऑफ देम, और 2 लगातार हाथ नहीं मिलाना है 2 लोगों से, ठीक है। तो कितने पॉसिबल हैंडशेक्स हैं, तो नो कॉन्सिक्यूटिव हैंडशेक्स लिखा है, तो 6 में से 2 नहीं मिला सकते, तो 4 ही बचे, ठीक है। अब 3 लोग तो चाहिए हाथ मिलाना, ठीक है, तो 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उधर, ठीक है। सो दिया है। फिर कितने डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी हो गए, अगेन 4 से 3। अब यहाँ पे आपने अभी पता किया था 4 से 2 पता किया था, अब यहाँ पे आपको 4 से 3 पता करना है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। एन सी आर का फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल का 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 1 विल बी इक्वल टू 4, यानी कि 4 हैंडशेक्स पॉसिबल है। फिर an amount of money was distributed among A, B and C in the ratio PQR, ठीक है, PQR में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे, A gets the maximum share if P is greater than Q plus R, क्या ये सही है, देखते हैं। यदि P अपॉन P प्लस Q प्लस R, ये A का शेयर हो जाएगा, B का शेयर हो जाएगा, Q अपॉन P प्लस Q प्लस R, क्योंकि ये सब ऐड करोगे और इसके शेयर इतने हैं, तो रेशियो निकालना है, तो टोटल निकालना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर, क्योंकि ये समेशन है और ये आर का हिस्सा है, ठीक है। यदि पी क्यू प्लस आर से बड़ा है तो श्योरली पी क्यू से भी बड़ा होगा और आर से भी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोज 3 है और यहाँ पे 8 है, तब तो नहीं काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 3 है, तो ये 2 और 1 दोनों से बड़ा होगा, यदि 2 और 1 पी क्यू और आर का नंबर ले लें तो डेट इज वाई ये वाला तो सही हो गया। देन सी गेट्स मैक्सिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू, ठीक है।
आर गेट्स द मिनिमम शेयर। ठीक है, तो ए विल गेट द मैक्सिमम शेयर। स्टेटमेंट वन तो करेक्ट हो गया। यदि आर कम है पी प्लस क्यू से तो श्योर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यदि आर पी से बड़ा है और ठीक है, या फिर आर पी से छोटा भी है, तो ये एक सपोज ले लें वैल्यू। ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रही है। देन आर इज लेसर देन पी प्लस क्यू। तो इसका क्या होगा कि आर यदि छोटा है पी से तो जरूरी नहीं है कि पी से भी छोटा हो, वो पी से बड़ा भी हो सकता है और आर क्यू से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, उसमें से एक कोई माइनस नहीं। तो डेट इज वाई ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर ए ओनली इज द आंसर। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसेज दिया है कि इसमें से कौन सा सम अप करते हैं। पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि वेल्थ जनरेशन इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ एनी ह्यूमन एंडेवर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इकोनॉमिक जनरेशन की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि प्राइमरी मोटिव ही होता है। ठीक है, और ये सम्स अप नहीं करता है, मतलब ये मेन बात नहीं की गई है पैसेज में। ठीक है, स्पेस वेदर स्पेस इन सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस विल गवर्न आवर फ्यूचर इकोनॉमी। अब ये भी नहीं है ना, ये कोई एजम्पशन मानने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ सिल्क रेट के बारे में। देन ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स प्रिंसिपली बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये देखें तो ये दिया ही है कि रिच द हजार्ड्स ऑफ सिल्क रोड टू रीच द मार्केट्स ऑफ चाइना, एंड देन दे सेड बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ नोन वर्ल्ड सर्चिंग लेस फॉर नॉलेज देन फॉर गोल्ड एंड स्पाइस। मतलब इकोनॉमी के लिए, पैसे के लिए। ठीक है, हेंस द ड्राइवर फॉर ओपनिंग फ्रंटियर्स इज ऑलवेज बीन अबाउट सर्च फॉर रिसोर्सेज, साइंस एंड क्यूरियोसिटी आर वीक ड्राइवर्स एंड क्रिएट एन इकोनॉमिक। ये वाला तो सम अप कर रहा था पूरा। ठीक है, क्रिएट एन इकोनॉमिक इंजन एंड दैट इंजन इन रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। तो रिसोर्स किसके लिए? पैसे के लिए, इकोनॉमिक के लिए। तो सी इज दैट। वेल्थ जनरेशन इज बेस्ड ऑन द रिस्क टेकिंग बिहेवियर ऑफ सब मैन। नहीं, कोई भी ले सकता है। देन यहाँ पे दिया है कि आइडिया इसमें से कौन सा सही है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में देखो ये वर्सेस वर्सेस की बात चल रहा है ना, कि यदि हम डेलिब्रेट लाइज बताना गलत है, लेकिन सही बताएं तो ज्यादा गलत हो, ज्यादा मतलब ज्यादा नुकसान पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो ये है कि सही बताने में हार्म भी है और सही बताने में कम हार्म भी है। इसी पे डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, लाइज के बारे में नहीं है कि एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट है कि हम झूठ ही बोलेंगे, ऐसा नहीं दिया है। फिर डिसएग्रीमेंट भी नहीं है कि लाइज बतानी है। ठीक है, ये ट्रूथ बताने में भी डिसएग्रीमेंट नहीं है, बताने में ये है कि क्या हम सही वाला सच बताएं या फिर गलत वाला। ठीक है, डेलिबरेटली गलत बताएं या फिर बताएं ही ना। ठीक है, क्योंकि यदि सही बताएंगे तो क्या पता ज्यादा नुकसान कर जाए। तो डेट इज वाई सी डी विल बी आंसर। फिर यहाँ पे दिया है कि ज्यादा लोगों में क्या हैबिट पाई गई है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कि इवन द मोस्ट ट्रूथफुल पीपल, जो कि जब बहुत ज्यादा सत्यवादी लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा सच बोलते हैं, उसमें भी काफी भर भर के झूठ बोलने की आदत होती है। ठीक है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ मेजर करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें झूठापन, उसमें जानबूझ के, है ना, या तो जाने में या अनजाने में, या फिर जानबूझ के ज्यादा डालेंगे या फिर कम डालेंगे, लेकिन झूठ तो डालेंगे। ठीक है, तो यही है कि इंटेंशनल मिक्सिंग ऑफ ट्रूथ विल बी विद द फॉल्स। तो सच को झूठ के साथ वो जानबूझ के ये करते हैं बहुत सारे लोग, है ना, झूठ को सच के साथ मिक्स करके देते हैं। तो डेट इज बी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पाई डायग्राम बताया। तो 16% एक तरीके से पाई डायग्राम समझो बनाए, ये बना दो। ठीक है, अब ये बोला है कि 16%, तो मानो ये 16% हो गया। ठीक है, अब ये बोला है कि 16% प्रोटीन है, तो लिख दो प्रोटीन है। अब ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देन वाटर 70% है, तो ये 70% हो गया, तो समझो ये 70% हो गया, या ये 70% हो गया समझो। ठीक है, ये पूरा 70% हो गया पूरा। ठीक है, तो बोथ प्रोटीन एंड अदर करस्पॉन्ड टू पी परसेंट। तो पी परसेंट क्या होगा, ये 16%, और ये जो बाकी परसेंट बचा है वो, तो 16 + 70 कर देंगे तो 86 आ रहा है। बचा कितना, 14%। 14% भी को भी इसमें आप ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि ये बोला है ना कि जितना बचा है वो भी पी परसेंट में माना जाता है। तो 16 + 14 कितना, 30%। तो 30% हो गया। देन 30% हो गया, और ये टोटल कितना है, 100% है ना टोटल, तो 30/100। और ये पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 30/100 इंटू 360 कर देंगे। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो जाएगा। ठीक है, तो 300/36, तो आप 150/18। तो ऐसे करते करते ये 108 आ जाता है। ठीक है, 150 नहीं, मतलब, है ना, 30 इंटू 336 में टाइम लगेगा। ओके,
72 सो मच। तो 1080 आता है, 1080 को आप ये कर दो, 0 से डिवाइड कर दो तो फिर 10 से डिवाइड कर दो तो 108 आता है। तो यानी कि 108 इज द राइट आंसर। ठीक है। फिर जोसेफ विजिट्स द क्लब ऑन एवरी 5th डे। ठीक है, ये हर 5वें दिन जाता है, ये हर 24वें दिन जाता है, ये हर 9वें दिन जाता है। तो सब यदि संडे को मिलते हैं तो वापस कब मिलेंगे? तो इसका एलसीएम पहले निकालो। 524 एन का एलसीएम कितना आता है? 360। 360 ठीक है, पहले आएगा ही नहीं है एलसीएम। एलसीएम क्या कि सबसे कम नंबर से जो कि कंप्लीटली डिवाइड कर जाए, तो 360 आता है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? ऐसे किया तो 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 हो गया। 360 दिन बाद मिलेंगे। तो 360 में कितने दिन होते हैं? पहले 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में। तो 51 इंटू 7 करोगे तो कितना आता है? 357 आता है। और प्लस 3 दिन रिमाइंडर बचता है। ठीक है, और 357 डे संडे पड़ेगा क्योंकि ये भी संडे है। तो 357 डे संडे पड़ेगा, उसमें 3 दिन जोड़ लो, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो 360 टुडे को वेडनेसडे पड़ेगा। और 360 एलसीएम है, यानी कि 360 डे को ही मिलने वाले हैं। तो ये वेडनेसडे को वापस मिलेंगे। तो डेट इज वाई बी विल बी करेक्ट। फिर अब ये बचा है डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग पोजीशन डिजिट्स इज 54। अब 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये वाला अपन ने जैसे पहले कुछ लेक्चर्स में किया है वैसे ही। ओके, तो डिफरेंस ये है, तो 10a प्लस बी, यानी कि मान सकते हैं a प्लस बी को। और यदि डिजिट्स को हम x और y मान लें, 10 डिजिट्स को, कि x पे 10 डिजिट पे है और y जो है वो यूनिट डिजिट पे है। ठीक है, तो इंटर नॉर्मल क्या है, तो 10x प्लस वाई आएगा क्योंकि 10th डिजिट पे है तो मल्टीप्लाई होगा x से। 10x प्लस वाई और रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये इक्वल टू 54 है। तो अब इसको लेके आओ, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। अब इसको 10x से x को माइनस कर दो और 10y से y को माइनस करो। ठीक है, तो ये इस साइड जाएगा तो, है ना, तो माइनस 10y प्लस वाई इक्वल टू 9y। तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 54। तो 9 को ब्रैकेट में ले जाओ, x माइनस वाई इक्वल टू 54। अब इसको डिवाइड कर दो, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6। कैसे? 54/9। तो 9 6 54 होता, पता है? 6। तो यानी कि आ, तो ये तो पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया। तो दैट इज वाई बी विल बी करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे दिया है कि सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स इज नोन। नहीं पता चलेगा। समझो 88। ठीक है, मानो 88 नंबर एक। ठीक है, 88 हमें पता है कि 88 डिजिट्स है। ठीक है, तो क्या आपको पता चल पाएगा कि इसके फैक्टर्स के सम कितने हैं? हो सकता है 8 इंटू 11 हो तो 11 प्लस 8 9 है सम, है ना? या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 किया हो तो 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे करके कितना भी है। तो मतलब नंबर अपने को पता नहीं चल पाएगा डायरेक्ट। ठीक है, और खास करके ऐसे नंबर्स का जो कि 10x प्लस 1 वाला है। ये सिंगल डिजिट वाले तो चलेगा, पता भी चल जाएगा एक आध बार। डबल डिजिट वाले पता नहीं चलेंगे। तो डेट इज वाई ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। एक्स ने वाई से कहा कि ये पूरा दिया है, तो अभी इसका मतलब ये है कि आज के समय में एक्स की उम्र 42 साल है। ठीक है, अब वाई ईयर से वो कितने थे? तो 42 माइनस वाई होगी, क्योंकि अभी वाई बढ़ गया है एक्स्ट्रा। तो अभी वो डबल हो गई। तो यानी कि 42 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। जितना भी साल बीता है वो उसका डबल है। ठीक है, तो यानी कि 42 इक्वल टू 3y, क्योंकि ये आप यहाँ पे लेके जाओगे तो +1 हो जाएगा। तो 42 इज इक्वल टू 3y। तो यानी कि y इज इक्वल टू कितना? 14। और ये x पता ही है, 42 ईयर्स है। तो x 42 अपॉन 12 14 करोगे तो कितना आता है? 3। तो यानी कि तीन तीन गुना ज्यादा है। यहाँ पे दिया है कि 8 साल पहले 5 गुना ज्यादा थी। तो 5 गुना ज्यादा नहीं थी, 3 गुना ज्यादा थी। ठीक है, तो डेट इज वाई ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 गया, देन बोथ भी गया। अब बचा 2 ओनली। फिर आफ्टर 14 ईयर्स। ठीक है, तो ओके, तो ये वाला तो मतलब 5 गुना ज्यादा है। और यहाँ पे माइनस भी कर दें 42 माइनस 8 को तो 34 हो जाता है। और y इज इक्वल टू 42 14 माइनस 8, ये इससे माइनस करोगे नेट एज जोड़ने के लिए, तो x इक्वल टू 34। ठीक है, 36 30 रहता ना तो यहाँ पे तो 5 गुना होता, ये 5.8 गुना ज्यादा है। ठीक है, फिर 14 ईयर्स द एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y। ठीक है, तो 14 ईयर्स एगो बाद में कितना एज होगा? अभी 42 है प्लस 14 तो 56 हो गया।
और y का कितना होगा, अभी 14 है, प्लस 14 हो गया तो 28 हो जाएगा। तो 28 और 56 में क्या रिलेशन लग रहा है, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो। तो यस, आफ्टर 14 ईयर एज ऑफ एक्स वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ वाई। तो ये वाला सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट। फिर अब ये बोल रहा है कि 20% डिक्रीज हुआ है और वापस 25% इंक्रीज हो गया, तो नेट चेंज कितना हो गया। इसका एक फॉर्मूला है कि 1/4 यदि हम डिक्रीज करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1/4 का इंक्रीज करना पड़ेगा। वैसे ही 1/6 यदि डिक्रीज करते हैं तो 1/5 का, तो ऐसे कॉलम होता है, आप उसका चाहिए तो लिख सकते हो 1/4, 1/5 डिक्रीज होगा तो 1/4 डिक्रीज होगा तो 1/5 इंक्रीज होगा, 1/5 इंक्रीज होगा तो 1/6 डिक्रीज होगा, ऐसे करके आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो वैसे डायरेक्ट मिल जाता है आपको कि नेट जीरो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। 20% डिक्रीज सपोज 100 है, तो 20% डिक्रीज कितना होगा 80। अब 25% 80 का बढ़ गया है, तो 80 का 25% कितना होगा 25/100 इंटू 40। ठीक है, तो 25% 80 का कितना होता है 20। अब इसमें 20 बढ़ा दो, तो 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो डेट इज वाई, अभी पहले भी 100 था अभी भी 100 है, तो जीरो हो जाएगा, तो डेट इज वाई ए इज द आंसर। देन when a certain number is multiplied by 7 the product entirely comprises only 11111। तो ऐसे कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो यदि हम इसको 1 से डिवाइड 11 से डिवाइड करें सेम को, तो 1.571 आता है। ठीक है, तो 111 चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो 1111, अब इसको वैसे ले जाएंगे तो 15.8, मतलब डेसिमल बढ़ाते जाओ ऐसे, तो 1111 ऐसे करेंगे तो 158.71 आता है। देन ऐसे 5 बार 1 1 से करेंगे, अपॉन 7 करेंगे तो 1587 आता है। ये मैनुअली आपको करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज इसको सॉल्व करने में टाइम जाएगा। तो ऐसे 158.1587.28 आता है। अभी भी अपने पास 4 अंक का ही आया है, 5वें अंक का नहीं आया। ठीक है, अपने को 5वां अंक का चाहिए क्योंकि डेसिमल है नहीं यहाँ पे, तो इसको एक और बढ़ाएंगे तो ये आंसर आ जाता है अपने 15873.xx। एक्स इसलिए क्योंकि इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ये डेसिमल पूछा नहीं है उसके बाद से, तो इसीलिए डी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एक इंसान 7/8 जॉब 21 दिन में कंप्लीट करता है, तो उसको और कितने दिन काम लगे, समय लगेगा जब उसके 50% काम बढ़ गया। तो यदि उसको कंप्लीट करने में 21 दिन लगते हैं 7/8 जॉब, तो वो 8/8 जॉब कितने दिन में करेगा, 1/7 और जोड़ लो, 1/8 और जोड़ लो, तो इसको 8/7 कर दोगे, रिवर्स कर दोगे तो ही पता चलेगा। तो 21 इंटू 8/7, तो 7 को यदि 21 से डिवाइड करोगे, 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 आता है। ठीक है, तो 3 इंटू 8 इक्वल टू 24, तो 24 डेज होता है। तो इसके 50% काम कितने दिन में कंप्लीट होंगे, 12 दिन में। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट करना है आफ्टर 11 डेज, तो 1 माइनस 7/8 विल इक्वल टू 1/8, तो 1/8 ही इंक्रीज हुआ है। तो 1/8 कितना होगा, होल माइनस 7/8, तो 24 माइनस 21 डेज, यानी कि 3 दिन ही एक्स्ट्रा है। तो 3 दिन एक्स्ट्रा तो करना ही है उसको काम, बिकॉज उसने 7/8 जॉब ही कंप्लीट किया है। उसको 50% और काम दे दिए गए कि आप 50% और काम करो। 50% वाला हमने निकाला यहाँ पे 12, तो यानी कि 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। अब अच्छा पूछा क्या गया है, पूरा काम नहीं पूछा गया कि पूरा काम करने में कितना टाइम जाएगा, ये पूछा है कि और कितना टाइम जाएगा उसको बाकी के काम कंप्लीट करने में यदि 50% और बढ़ा दिया गया, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 15। ठीक है, तो दैट इज वाई डी विल बी आंसर। तो ये हमारा 2021 का हो गया। सो थैंक यू गाइस।